ध्यान दीजिए, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में अगर ध्यान दें तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ने थे। नहीं, एक आपका था अवशोषण और अधिशोषण जो आप पढ़ लिए, फिर एक था आपका उत्प्रेरण, वो भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों का देखा जाए तो आपका आता है कोलॉइड, और तब लास्ट में आता है इमल्सन जिसको आप पायस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर, तो अगला हम लोग का इसमें कोलाइड के बारे में हमको पढ़ना है, तो कोलाइड के बारे में हम लोग पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम। नहीं, थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया। थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया। ध्यान रखना है, कुछ पदार्थ को उन्होंने क्रिस्टलॉइड कहा और कुछ पदार्थों को उन्होंने कोलॉइड कहा। ठीक है, कुछ पदार्थ को उन्होंने क्रिस्टलॉइड कहा और कुछ पदार्थ क्या कहा, कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड जो है ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है रवा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, रवा। और कोलाइड्स जो है इसको हिंदी में भी कोलाइड्स ही कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अब ग्राहम साहब के अनुसार अगर किसी पदार्थ का विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है, अगर किसी पदार्थ का विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है तो वह पदार्थ क्रिस्टलॉइड कहलाएगा, यानी कि रवा कहलाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप पानी ले लो और पानी में नमक का घोल डाल दो, यानी पानी में नमक डाल दो, मिला दो, और उस पानी और नमक के विलयन को आप एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर गिरा दो। ध्यान रखना है, जैसे मान लो हम लोग यहां पे बोल रहे हैं कि एक बर्तन आप ले लिए, सॉरी, देखा जाए यहां पे आप एक बर्तन ले लिए मान लो, और इस बर्तन में आप ले लिए हैं H2O और प्लस में ले लिए वाटर, H2O प्लस वाटर ले लिए, और आप यहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक छन्नी है, ये क्या है, एक छन्नी। इस छन्नी का नाम जो है वो हम लोग कहते हैं एनिमल मेम्ब्रेन। इस छन्नी का कहता है एनिमल मेम्ब्रेन, जात्व झिल्ली, यानी जानवर का चमड़ी। बात समझ में आ रहा है, जैसे आप लोग भी जानवर हैं हमको छोड़ के, नहीं, ध्यान रखना है। तो आपकी जो चमड़ी है, नहीं, उस चमड़ी पर छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, ध्यान रखना है। तो आपकी चमड़ी जो है वो एक झिल्ली की तरह काम करती है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या किए, पानी ले लिए और हम वाटर लिखे हुए, बताइए, सोचिए दिमाग कहाँ पे जा रहा है। H2O और प्लस NaCl, नमक, H2O प्लस वाटर लिखा गया था, नहीं, यानी पानी प्लस पानी। देखा जाए पानी और नमक का विलयन लिए हैं। अब इस विलयन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर डाल रहे हैं, नीचे एक बर्तन लगा दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि नीचे आपका H2O और प्लस NaCl जो है ये पूरा इस छन्नी से पास होकर आपका नीचे आ गया, पूरा छन्नी से पास होकर कहाँ गया, नीचे आ गया। नहीं, तो ध्यान रखना है कि अगर किसी पदार्थ का, इसे पदार्थ कौन है हमारे लिए, NaCl, यदि किसी पदार्थ का विलयन जात्व झिल्ली से, यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाए, तो ये जो पदार्थ होगा इस पदार्थ को रवा कहेंगे, खा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रवा। ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पे हम लोग देखो तो कोलॉइड के बारे में क्या कहा गया, तो कोलॉइड के बारे में जस्ट इसका उल्टा कहो, ध्यान रखना है। तो थोड़ा एक आदमी बोलिएगा वहां पे, थोड़ा साउंड बढ़ाने के लिए बोल दीजिए उनको, आके साउंड बढ़ा देंगे। देखिए तो अगर हम लोग यहां से लेते हैं कोई पदार्थ, हम लेते हैं जैसे मान लो यहां पर हम H2O ले लिए, और H2O के साथ, थोड़ा साउंड बढ़ाइए थोड़ा सा, H2O के साथ यहां पर हम ले लिए कोई भी चीज, जैसे गम ले लिए, और इसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं, और एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाने पर अगर ये विलयन पास नहीं करता है, अगर ये विलयन क्या होता है, पास नहीं करता है, बस हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, तो
यह जो आपका गम होगा जिसको गोंद कहते हैं, ये गम जो होगा ये क्या कहलाएगा? कोलाइड्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। अगर किसी पदार्थ का विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाए तो उस पदार्थ को रवा कहेंगे, और अगर किसी पदार्थ का विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करे तो उस पदार्थ को कोलाइड्स कहेंगे। ऐसा किसका कहना था? थॉमस ग्राहम का करना था। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है जिन पदार्थों का विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाए उन पदार्थों को रवा कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, सॉल्ट, शुगर, यूरिया, नहीं सॉल्ट यानी नमक, चीनी, यूरिया, इनके विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाते थे, इसलिए इन्हें रवा कहा गया। ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आ जाओ तो यहां पर लिखा गया जिन पदार्थों का विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करे उन पदार्थों को कोलाइड कहते हैं, लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लू, गम, जिलेटिन इटीसी, इनके विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? कोलाइड कहा गया। कह सकते हैं? इतना में दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा शॉर्ट भी लिख रहा है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, दूसरे पॉइंट पे हैं। ध्यान दें, यहां पर हम देखें अगर तो ग्राहम साहब ने ये जो वर्गीकरण बताया कि पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। कुछ पदार्थों को क्या कहा गया? रवा, और कुछ पदार्थों को कोलाइड। अब ग्राहम के अनुसार जिस पदार्थ को कोलाइड कहते हैं भाई, उसको रवा नहीं कह सकते हैं। उनके अनुसार जो पदार्थ रवा है वो कोलाइड नहीं हो सकता है, और जो कोलाइड है वो रवा नहीं हो सकता है। ऐसा किसका कहना था? ग्राहम साहब का। लेकिन ये जो डेफिनेशन उन्होंने दिया पदार्थों का, ये जो वर्गीकरण किया, ये बहुत जल्दी गलत साबित हो गया। ये जो था बहुत जल्दी गलत साबित हो गया। कैसे गलत साबित हो गया हम लोग समझ सकते हैं। देखो तो, जैसे अगर हम लोग ध्यान दें, हम लोग NaCl लेते हैं, नहीं, और प्लस H2O लेते हैं, NaCl प्लस H2O एक बर्तन में आप ले लिए, और इसको आप क्या किए कि एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर डाल दिए। ये आपका क्या है? एनिमल मेम्ब्रेन, AM का मतलब एनिमल मेम्ब्रेन, जानवर का झिल्ली, और यहां नीचे एक बर्तन लगा दिए। अब इसमें क्या हुआ कि NaCl और प्लस H2O जो था वो पास कर गया। तो पास कर गया तो यहां पर NaCl जो है क्या कहलाएगा? रवा कहलाएगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज अब ले रहे हैं, देख लो। यहां पर हम ले लिए NaCl और NaCl को डाल दिया बेंजीन में, C6H6 में डाल दिए, और डालने के बाद क्या किए, अब इस विलयन को हम लोग लेकर इस एनिमल मेम्ब्रेन पर डाल रहे हैं। डालने के बाद आपका NaCl जो है वो ऊपर ही रह गया, और C6H6 जो था वो आपका नीचे आ गया। C6H6 क्या आ गया? नीचे आ गया। तो क्या NaCl पास किया? नहीं पास किया। तो नहीं पास किया तो यहां पर इसे क्या कहेंगे? कोलाइड। तो अब ये बताइए कि यहां पर जब NaCl पानी में है, NaCl जब पानी में है तो वो रवा की तरह काम कर रहा है, और यही NaCl जब बेंजीन में है तो वो कोलाइड की तरह काम कर रहा है। नहीं, तो NaCl को आप क्या कहिएगा? रवा कहिएगा कि कोलाइड कहिएगा? दोनों कह सकते हैं। एक ही पदार्थ रवा की तरह भी काम कर सकता है, और वही पदार्थ कोलाइड की तरह भी काम कर सकता है। यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के विलायक में उपस्थित है। यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के विलायक में उपस्थित है, तथा उस विलायक में उसके कणों का आकार क्या है, इस पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करो, जैसे पहले इसको आप पढ़ लो। परंतु ग्राहम द्वारा पदार्थों का यह वर्गीकरण बहुत ही जल्दी गलत साबित हो गया। लिखा हुआ है, क्योंकि एक विशेष पदार्थ या यौगिक एक विलायक में रवा को क्रिस्टल लाभ भी कहते हैं। रवा का एक और नाम है क्रिस्टल लाभ, ध्यान रखना है। एक विशेष पदार्थ या यौगिक एक विलायक में रवा तथा दूसरे विलायक में कोलाइड की भांति व्यवहार दिखा सकता है। जिसका एग्जाम्पल हम दिखाए कि NaCl जो है वो एक विलायक में रवा की तरह काम कर रहा है और एक विलायक में कोलाइड की तरह काम कर रहा है। तो एक ही पदार्थ अलग अलग विलायक में अलग अलग व्यवहार दिखा सकता है। वो रवा भी हो सकता है और क्रिस्टलाइड भी हो सकता है। लिखा हुआ है NaCl के जलीय विलयन में NaCl रवा या क्रिस्टल लाभ की तरह व्यवहार दिखाता है, क्योंकि NaCl का जलीय विलयन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है।
तो जब NaCl का आप जलीय विलयन लीजिएगा, यानी NaCl को जब जल में लीजिएगा, उस समय NaCl कैसे काम करेगा? रवा की तरह। नहीं, चलो यहां पर ध्यान दो, जबकि NaCl बेंजीन विलायक में कोलाइड की तरह व्यवहार दिखाता है, क्योंकि बेंजीन तथा NaCl का मिश्रण एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है। अब वही NaCl को जब बेंजीन में डाल दिए हैं भाई, तो NaCl कैसे काम कर रहा है? कोलाइड की तरह, क्योंकि उसका जो विलयन है वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास। दिक्कत है? नहीं, तो ये बात हम लोग को बताया गया। तो उसी बात को हम लोग को यहां से बताया गया, उसी बात को यहां लिखा भी हुआ है कि ये जो दोनों हम लोग एग्जाम्पल लिए, इससे स्पष्ट हो गया कि कोई भी पदार्थ, इससे स्पष्ट हो गया कि कोई भी पदार्थ जो है वो रवा भी हो सकता है, क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के विलायक में उपस्थित है, तथा यह निर्भर करता है कि उस विलायक में उसके कणों का आकार क्या है। जैसे समझ लो, अब अगर आप NaCl लेते हो भाई, और NaCl को आप पानी में डालते हो, NaCl का डालते हो पानी में, तो NaCl को पानी में डालते हो तो NaCl टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस में। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि पानी को आप पानी को बोल रहे हैं। आज मेरा गला ही बैठ गया है, इसलिए बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। बस मेरा बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, तो इसी कारण से आप बोलना चाहते हैं कुछ और, जब मन नहीं करता तो निकलता है कुछ और। बस समझ रहा है? तो NaCl प्लस H2O, Na प्लस और Cl माइनस नहीं, तो NaCl को आप जब पानी में डालते हो तो NaCl छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, यानी पानी के अंदर NaCl के कणों का आकार छोटा हो जाता है। पानी के अंदर NaCl कणों का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। लेकिन इसी NaCl को आप ले लो भाई, और इसी NaCl को आप बेंजीन में डाल दो, C6H6 में डाल दो, नहीं तो NaCl आयन में नहीं टूटते हैं, उनका जो रूप में डालिएगा उसी रूप में उपस्थित रहेंगे। C6H6 NaCl आयन में नहीं टूटता है बेंजीन के अंदर। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए या पानी ले लीजिए, नहीं आप पेट्रोल में उठा के नमक का एक पत्थर डाल दीजिए, पत्थर नमक का, बुकनी का मत डाल दीजिएगा, पत्थर डालना है। नमक का एक पत्थर लेके, नमक का पत्थर मत डाल दीजिएगा, सब बताना पड़ता है, काम घबरा जाएगा। नहीं, नमक का पत्थर जो नमक का ढेली होता है उसको लेके पेट्रोल में डाल दीजिए, और वही नमक का पत्थर पानी में डाल दीजिए। आप पत्थर को अगर पेट्रोल में डाले हैं तो पेट्रोल में वो नमक का पत्थर जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं जबकि पानी में डालिएगा वो पूरा बिखर जाएगा, पूरा पानी के हर एक भाग में फैल जाएगा, क्योंकि नमक भी पोलर है और पानी भी पोलर है, और हम लोग जानते हैं कि समान समान घुलाता है। बस में है, लेकिन पेट्रोल नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, और आपका नमक पोलर है। तो क्या नमक बेंजीन में पूर्णतः घुलेगा? क्या नमक बेंजीन में पूर्णतः टूटेगा? नहीं टूटेगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहां से ये बात ध्यान रखना होगा कि पानी में NaCl के कणों का आकार छोटा जाता है, लेकिन बेंजीन में NaCl के कणों का आकार छोटा नहीं होता है। तो अगर छोटा नहीं होगा तो क्या ये फिल्टर पेपर के छिद्रों से पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप किसी पदार्थ को कहां रखते हो उस पर उसका व्यवहार निर्भर करता है। नहीं, एक बदमाश बच्चा भी अपने गार्जियन के साथ रहता है तो अच्छा बिहेवियर दिखाता है, नहीं बस में एक बदमाश बच्चा भी अपने गार्जियन के साथ, तो गार्जियन क्या होगा? विलायक। नहीं, तो गार्जियन के साथ है तो उस समय कैसा बच्चा है? अच्छा बच्चा है। बात समझ में आ रहा है? और उसका विलायक बदल दो, यानी उसको फिर अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल दो, नहीं तो दोस्तों के ग्रुप में लगा दो, तो क्या वो अपने असली व्यवहार में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, तुरंत अपना जात दिखा देगा कि भाई हम किस व्यवहार के हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, जैसे ही विलायक का बिहेवियर चेंज कीजिएगा ना तो प्रवृत्ति क्या हुआ? चेंज कर गया। तो एक ही पदार्थ कहीं सीधा दिख रहा था और एक ही पदार्थ कहीं बदमाश दिख रहा था। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? विलायक की प्रकृति पर, नहीं, और विलायक के अंदर उसके कणों का आकार क्या है इस पर निर्भर करता है। इसमें दिक्कत है। तो NaCl क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है और NaCl कोलॉइड भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है? ये दोनों की तरह काम करता है। तो क्या किसी पदार्थ को, किसी एक पदार्थ को हम कहें कि देखो बाबू ये पदार्थ जो है ये क्रिस्टलॉइड है, ये कोलॉइड नहीं हो सकता है, ऐसा बोलना सही है? नहीं, एक ही पदार्थ क्रिस्टलॉइड भी और वही पदार्थ कोलॉइड भी हो सकता है। यानी क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड, यानी कि रवा तथा कोलॉइड, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये पदार्थों की एक अवस्था है। ये कोई पदार्थ नहीं है, ये पदार्थों की एक अवस्था है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पदार्थों की एक
अवस्था है, एक ही पदार्थ क्रिस्टलाइट की तरह भी काम कर सकता है और कोलोइड की तरह भी काम कर सकता है। ये उसके कणों के आकार पर निर्भर करता है कि विलायक में उसके कणों का आकार क्या है। मेरी बात समझ में आई? तो किसी पदार्थ को क्रिस्टलाइड ही कह देना या कोलोइड ही कह देना सही है कि गलत है? गलत है। तो क्रिस्टलाइड और कोलोइड पदार्थ नहीं है, पदार्थों की अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एक ही पदार्थ रवा तथा कोलोइड दोनों हो सकता है। यह निर्भर करता है कि पदार्थ किस प्रकार के विलायक में उपस्थित है तथा उस विलायक में पदार्थ का आकार क्या है। ठीक है, यदि किसी विलायक में पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा हो जाता है तो उस समय वह पदार्थ रवा की तरह व्यवहार दिखाता है, तथा यदि किसी दूसरे विलायक में उसी पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होगा तो वह पदार्थ कोलोइड कहलाएगा। जो बात समझाए वो लिखा हुआ है ना, आगे बढ़े। चलो यहां पर देखा जाए तो एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि साबुन का जलीय विलयन कोलाइड है जबकि अल्कोहलिक विलयन रवा है। समझ रहे हो? साबुन आप ले लो या सर्फ ले लो भाई, नहीं, और सर्फ को लेकर आप पानी में डाल दो और मिला दो तो उसका जो विलयन होगा वो कोलाइडी विलयन का एग्जांपल होता है। सर्फ का जलीय विलयन, आप साबुन ले लो या सर्फ ले लो और उसको पानी में मिला दो, ठीक है, तो साबुन या सर्फ का जो जलीय विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल होता है। ये सब ध्यान रखिए, अभी आपके एग्जाम में पूछता है नहीं कि साबुन का जल के साथ विलयन, बताइए किसका उदाहरण है। अभी बड़ा बुझाता है, उस समय नहीं बुझाएगा, ध्यान रखना है। तो केयर करना है, साबुन का जलीय विलयन कोलाइडी विलयन है। ठीक है, तो सोचो साबुन यहां लिखा गया, हम लोग ध्यान दें तो यहां पर लिखा हुआ है साबुन, नहीं तो जनरली सोडियम स्टीरेट C17H35 CO माइनस Na+, ये साबुन का फॉर्मूला होता है। नहीं तो आपका जो साबुन है C17H35 CO माइनस Na+, सोडियम स्टीरेट। अब ये साबुन में देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है कि कम है? 17 कार्बन है, 35 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है? कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है। चलिए, भगवान आप लोग को आंख दिए हैं, तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा बड़ा भाग जो है वो नॉन पोलर है कि पोलर? नॉन पोलर है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी साबुन जो होता है आपका या सर्फ जो होता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जैसे पेट्रोल सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है, वैसे ही आपका साबुन सर्फ जो है ये भी पेट्रोल का ही बना हुआ है, नहीं लग रहा है? पेट्रोल का फॉर्मूला हेप्टेन C7H16, नहीं इसमें देखिए C17H35, तो समानता दोनों में नहीं है। पेट्रोल में भी कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होता है, साबुन में भी क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, अब चलो साबुन का जलीय विलयन, तो जलीय जल का फॉर्मूला H2O। अभी बताओ कि H2O पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर होता है, ध्यान रखना है। जिसको नहीं बुझा है उसको भी बोल देना है कि पोलर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जल जो होता है वो पोलर होता है और जो साबुन होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर। तो हम लोग अगर बोले कि यहां पर ये पोलर है और ये भाग क्या है? नॉन पोलर। नहीं तो क्या साबुन पूर्णतः पानी में, पूर्ण रूप से पानी में क्या छोटे छोटे कोनों में टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, ध्यान रखना है। कुछ हद तक बिखरेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाला भाग है, इसलिए कुछ हद तक आकर्षण दिखाएगा। लेकिन कोई कहे कि बहुत ज्यादा बिखर जाएगा, एकदम छोटे छोटे कोनों में आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके कोनों का आकार हम लोग पढ़ेंगे, नहीं साबुन के बारे में पढ़ना है, तो इसके कोनों का आकार जो है वो कोलाइडी कोनों के आकार के बराबर हो जाएगा। तो साबुन को अगर पानी में मिला दीजिए, एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाइएगा तो पास नहीं करेगा, ध्यान रखना है। लेकिन इसी साबुन को क्या कीजिए, आप अल्कोहल में डाल दीजिए। नहीं अल्कोहल, दारू नहीं, दारू लाइए, कहीं से भी जुगाड़ करके मिल जाएगा। नहीं तो दारू लाकर उसमें क्या कीजिए, साबुन डाल दीजिए। आप जैसे ही उसमें साबुन डालिएगा, आपका जो साबुन होगा वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, वो पूरी तरह से छोटे छोटे कोनों में टूट जाएगा
उनके कणों में कोई एसोसिएशन नहीं होगा, पूरा कण अलग अलग हो जाएगा। जैसे पानी में आप नमक डालते हो तो कैसे Na प्लस अलग Cl माइनस अलग हो जाता है, वैसे ही जैसे ही सर्फ के कणों को, सर्फ को लेकर आप अल्कोहल में डालिएगा वो एकदम बारीक कणों में बिखर जाएंगे, ध्यान रखना है। तो अगर बारीक कणों में बिखर जाएंगे तो इसका जो विलयन होगा वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, एनिमल मेम्ब्रेन से पास करेगा, ध्यान रखना है। तो यहीं पर एग्जांपल हम लोग को नॉर्मल लाइफ से मिल रहा है, दोनों एग्जांपल नॉर्मल लाइफ का ही था, ध्यान रखना है। तो क्या साबुन को रवा कहा जाए, साबुन को रवा कहा जाए कि साबुन को कोलाइड कहा जाए? दोनों हो सकता है भाई, नहीं तो रवा या हम लोग रवा बोले या कोलाइड बोले, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। एक ही पदार्थ रवा अवस्था में भी पाया सकता है और वही पदार्थ कोलाइड अवस्था में भी पाया सकता है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है परिभाषा, देख लो, कोलाइड के लिए परिभाषा लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अगला टॉपिक कोलाइड ही है। तो लिखा हुआ है कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, नहीं यानी किसी एक पदार्थ को हम बोल दें कि बाबू ये कोलाइड है, ये रवा नहीं हो सकता है, बोलना गलत है, बात समझ में आ रही है। तो कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, यह पदार्थ की एक अवस्था है, ध्यान रखना है, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, जो कि पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। यदि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो, 1 नैनोमीटर से कहां तक हो? 1000 नैनोमीटर तक अगर कणों का आकार हो भाई, ध्यान रखना है, यदि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है तभी वह पदार्थ कोलाइड कहलाएगा। नहीं यानी किसी पदार्थ को आप ले लिए और विलायक में डाल दिए, और अगर उस पदार्थ के कणों का आकार उस विलायक में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो पदार्थ कोलाइड कहलाएगा। और अगर उस किसी पदार्थ को आप विलायक में डाले और विलायक में डालने के बाद कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाए तो वो रवा कहलाएगा। दिमाग में बात गया? किसी को दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कणों के आकार के आधार पर पदार्थों के मिश्रण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है? कणों के आकार के आधार पर पदार्थों के मिश्रण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका वास्तविक विलयन जिसको इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, एक आपका है कोलाइडी विलयन जिसको इंग्लिश में कोलाइडल सॉल्यूशन ही कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ही कहते हैं, ध्यान रखना है। और एक है आपका निलंबन जिसको इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं। तो कणों के आकार के आधार पर नहीं विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, याद रहेगा? नहीं, एक है हमारा वास्तविक विलयन, एक है कोलाइडी विलयन और एक है निलंबन। आगे बढ़े। देखा जाए यहां से ध्यान दे अगर तो क्या लिखा हुआ है समझते हैं। यहां लिखा हुआ है साइड में गुण और यहां लिखा हुआ है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब तीनों में डिफरेंस पढ़ाने की कोशिश किया गया कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा हुआ है प्रकृति, नहीं तो प्रकृति में लिखा हुआ है कि ये वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। तो समांगी मिश्रण का मतलब सब लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? समांगी मिश्रण जैसे पानी में चीनी को मिलाते हैं, नहीं तो ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। पानी में नमक को मिलाते हैं तो ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। पानी में बालू को मिलाते हैं तो ये विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। नहीं, कणों का जो अनुपात होता है, अगर पानी और बालू को मिलाए और पानी और बालू का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में अगर समान नहीं है तो विषमांगी, और अगर मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान है तो समांगी। समझते हैं आप लोग? तो वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना है। यानी पदार्थों का अनुपात विलयन के प्रत्येक भाग में क्या होगा? कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। नहीं, ये समांगी के नजदीक रहते हैं लेकिन पूर्णतः समांगी नहीं होते हैं, बात समझ में आ रहा है? ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। निलंबन ये तो पूरा का पूरा विषमांगी ही होता है। निलंबन जो है ये भी एक प्रकार का हम लोग का मिश्रण है। तो ये जो होता है ये क्या होता है? पूर्णतः विषमांगी होता है, ध्यान रखना है। देखो कणों का आकार आप देख सकते हो, कणों का आकार वास्तविक विलयन में कणों का आकार देख लो 1 नैनोमीटर से भी छोटा लिखा गया है। नहीं, यानी वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं उनके कणों का आकार बहुत 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 छोटा होता है। बस ना 1 नैनोमीटर से भी छोटा भाई, 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है।
बात समझ में आ रहा है? आप यहां पे आ जाओ तो कोलाइडी विलयन का आकार देखो। कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं, विलय के कण, उनके कणों का आकार देखो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। दिख रहा है? बोलो गधा सब, बोलिए। अपने नाम को सुनते हैं तो आप जवाब देते हैं, नहीं ऐसे नहीं। बोलो गधा सब तो यस सर। देखिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनके कणों का आकार होता है। इनके कणों का आकार, निलंबन कणों का आकार देख लो, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, यानी इनके कणों का आकार बहुत ज्यादा होता है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब अलग, विलायक और विलय को अलग करना है। तो अगर विलायक और विलय को अलग करना है तो ये लिख रहा है, वास्तविक विलयन में आप चाहो कि विलायक और विलय को हम अलग कर दें तो किसी भी फिल्टर पेपर से आप चाहोगे कि विलायक विलय को अलग कर दें तो अलग नहीं कर सकते हैं। किसी भी फिल्टर पेपर से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। चाहे नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज कीजिए, चाहे स्पेशल फिल्टर पेपर यूज कीजिए, आप किसी भी फिल्टर पेपर के द्वारा वास्तविक विलयन के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां आ जाओ भाई। कोलाइडी विलयन क्या लिख रहा है? तो इसमें लिख रहा है स्पेशल फिल्ट्रेशन के द्वारा विलायक तथा विलय को अलग किया जा सकता है। यानी आपको अगर कोलाइडी विलयन कोई दे दिया है तो कोलाइडी विलयन में आप चाहते हैं कि विलायक और विलय को अलग कर ले। ठीक है, तो विलायक और विलय को आप कोलाइडी विलयन में अलग कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर के द्वारा नहीं। स्पेशल एक फिल्टर पेपर हम लोग बनाते हैं, उसके द्वारा ही आप विलायक और विलय को अलग कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो स्पेशल फिल्टर पर कैसे बनता है वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। दिक्कत है? चलिए अगला आया निलंबन। लिखा है सामान्य फिल्टर पेपर के द्वारा विलायक तथा विलय को अलग किया जा सकता है। सही बात है भाई, इसके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। नहीं, जैसे पानी या बालू का मिश्रण, नहीं, पानी या बालू के मिश्रण में चाहा जाए कि एनिमल मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर से अलग कर दिया जाए तो अलग नहीं होगा, एकदम आराम से होगा। सारा बालू ऊपर रह जाएगा और सारा पानी नीचे चला आएगा। अलग होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। कणों का बैठना, यानी किसके कण जो है, किसके विलय के कण बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाते हैं। तो वास्तविक विलयन के कण क्या बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे भाई। समझते हैं आप लोग? बस मेरा है, क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है, कण बहुत हल्के होते हैं। तो कणों का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत हल्के होते हैं, तो उनके कण बर्तन तल पर नीचे नहीं बैठेंगे। वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखा है कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन के कण क्या बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। इनके कण भी बर्तन तल पर नीचे नहीं बैठते हैं। अगर बैठ जाते तो बहुत सारे लोगों का चोरी पकड़ा जाता। जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम दें, अगर आप सोना साफ करवाने जाते हो या चांदी अपना साफ करवाने जाते हो सोनार के दुकान पर, तो साफ करते हैं कि नहीं? नहीं, साफ करते हो और उनसे बोलिए कि जो पानी साफ किए फेंक दीजिए पानी को, वो पानी को नहीं फेंकते हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि जिस समय आपके सोने की सफाई की जाती है उस समय कोने के, सोने के, हम कोने बोल रहे हैं, देख रहे हैं बोलता के जाते हैं क्या क्या बुला रहा है। सोने के जो बारीक कण होते हैं कुछ उस पानी में झड़ जाते हैं। बस में आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एसिड का यूज किया जाता है। तो आपके सोने के कुछ बारीक कण उसमें झड़ जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर रखता है, कहता है कि अरे सोना कण नहीं झड़ा है भाई, आपको चेक करना है, लीजिए। नॉर्मल फिल्टर पेपर रखेगा और उसे छान के दिखा देगा। तो देख रहे हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो तो पास कर जाते हैं। आए, हाँ सोना झाड़ देता है लोग, नहीं, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। आप चाहोगे उसको हम पकड़ लें, नहीं, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर रखते हैं, कहते देखिए फिल्टर पेपर है, हम इस फिल्टर पेपर से छान के दिखा देते हैं। वो छानेगा, उस फिल्टर पेपर से पानी और जो भी विलयन होगा सोने के कणों के साथ प्रवाहित हो जाएगा। आए, इसमें उपाय पढ़ना है गधा। इस चैप्टर में उपाय पढ़ना है कि हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। नहीं, हम क्या लिस्ट में लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यहां लिखा हुआ है स्पेशल फिल्ट्रेशन के द्वारा विलायक था विलय को अलग किया जा सकता है। आपको एक स्पेशल फिल्टर पेपर बनाने का तरीका बताया जाएगा जो आप नॉर्मली घर पे भी बना सकते हैं। बस में वो फिल्टर पेपर बनवा लीजिए। नहीं, आप बनवा के तब सोना दुकान जाइए, कहेंगे साफ कीजिए। नहीं, जब वो साफ कर दे उसके बाद कहेंगे चलो इसको अब छानिए इस फिल्टर से।
नहीं, आप छानिएगा सोने के बारीक कण उसके छिद्रों पर फंस जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चोरी पकड़ा जाएगा। चलिए तो हम लोग बोल रहे थे कि जो, ध्यान सुनो, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि पानी में जैसे हम लोग सोने को सफाई कर रहे थे, तो सोने को जो सफाई हम लोग करते हैं, नहीं तो उनके जो कण होते हैं, उनके कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। ठीक है, और ये कण जो हैं ये उतने भारी नहीं होते हैं कि बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाए। तो बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठते हैं। अगर नीचे बैठ जाते नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर रुक देते, नहीं जब सब बैठ जाता तो आराम से पानी को गिरा देते और नीचे सोना दिखाई देता। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है, वही हम लोग बता रहे थे। निलंबन के कण नीचे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ध्यान रखना है। ये बैठ जाते हैं, आप पानी में बालू को मिला दो, नहीं पानी में बालू को मिला दो, जब तक पानी को हिलाते रहोगे तब तक बालू नहीं बैठेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ दोगे, यानी उसको रोक दोगे, बात समझ में आ रहा है, वैसे ही धीरे धीरे बालू के सभी कण क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा रहता है, निलंबन कण में आप देखोगे हम लिख दिए बैठ जाते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है कि बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं, ऐसा लिखा रहता है। तो बैठ भी सकते हैं इसका मतलब हुआ कि जब वो शांत रहेंगे तो बैठ जाते हैं, और अगर आप हिलाते रहिएगा तो वो लोग नहीं बैठेंगे। दिक्कत है? चलो, तो ये जो हम लोग 4 डिफरेंस पढ़े, इस चारों डिफरेंस में किसी को दिक्कत नहीं ना है? देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए, कणों का दिखना। वास्तविक विलयन के जो कण हैं इनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं, लिखा हुआ है भाई, इनके कणों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा सकता है, हाई मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप लाना होगा तब आप इसके कणों को देख पाइएगा, ध्यान रखना है। कोलाइडी विलयन के कण, तो इनके कणों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं इनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। साथ साथ कोलाइडी विलयन को अगर देखना है, कोलाइडी कणों को देखना है, तो हवा में उपस्थित धूल कण है, इनको आप देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? यहां पे कोलाइडी कण उपस्थित हैं, नहीं आप देख सकते हो। पूरा रूम बंद कर दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, और एक टॉर्च का लाइट लिया जाए, और टॉर्च को अगर जलाया जाए तो टॉर्च के जो रास्ता होता है, जो टॉर्च के लाइट का जो पाथ होता है, तो उस पाथ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कोलाइडी कण रोटेट करते हुए दिखाई देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कोलाइडी कणों को एक और तरीका है देखने का कि कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो उनकी मदद से आप कोलाइडी कणों को देख सकते हो। तो कोलाइडी कणों को देखने का 2 तरीका होता है, एक नॉर्मल कोई सा भी माइक्रोस्कोप लाओ देख लो, दूसरा तरीका होता है कि आप रूम को अंधेरा कर दो और एक टॉर्च लाइट जला दो। बात समझ में आ रहा है? नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, अपने घर पे जाके आप कर सकते हैं। रूम को पूरा अंधेरा कर लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा, नहीं साफा लाइट उट बंद कर दीजिएगा, एगो टॉर्च लीजिएगा और जला के देखिएगा। बस में आ रहा है? तो उस केस में आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। या सिनेमा और हॉल में जाते हैं, हाँ सर देखिए बहुत है इसमें बेशरम जो एकदम निर्धड़क बोलता है, बहुत है कि तुमको लाज लिहाज है, नहीं बोलेगा। बस समझ में आ रहा है? बहुत है, जाता है सर, यस सर मत कहिए। नहीं तो देखा जाए तो सिनेमा हॉल में जो फोकस किया जाता है उस फोकस से भी आप कोलाइडी कणों को देख सकते हो। उस फोकस में आपको डस्ट पार्टिकल रोटेट करते हुए दिखाई देंगे। चलो अगला आ जाओ, अगला लिखा हुआ है इसमें, तो वास्तविक कणों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसके कणों को खुली आंख से ही देख सकते हैं। ध्यान रखना, इसके लिए माइक्रोस्कोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां आ जाओ, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव वही है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कौन कौन से कण दिखाते हैं, नहीं तो देखो प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाने के लिए जरूरी है कि जो कण होते हैं उनके कणों का आकार बड़ा होना चाहिए, नहीं कणों का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और प्रकाश का कण गया और किसी दूसरे कण से टकराया, ध्यान रखना है, तो अगर टकराएगा तो प्रकाशों का फैलाव होता है। प्रकाश का क्या होता है, फैलाव। तो अगर कणों का आकार बड़ा होगा, नहीं तो प्रकाश के कण उससे टकरा के फैल जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर कणों का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, प्रकाश के कणों से भी छोटा हो जाए, नहीं तो क्या वैसे कण प्रकाश का प्रकीर्णन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। तो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं भाई, वास्तविक विलयन के कण, इनके केस में देख लो क्या लिखा हुआ है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो टिंडल प्रभाव यानी हम लोग पढ़ेंगे, इसे डिटेल पढ़ना है। अभी हम बोल रहे हैं टिंडल प्रभाव का मतलब प्रकाश को फैलाने की क्षमता, नहीं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो क्या
वास्तविक विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन दिखा सकते हैं? नहीं। काहे कि इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। दिखाते हैं दिक्कत है। चलिए अगला लिखा हुआ है ब्राउनी गति। नहीं, तो ब्राउनी गति भी क्या है, इसको डिटेल से हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। फिलहाल ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है? ब्राउनी गति का मतलब होता है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के कण आपस में टकराते रहते हैं और उस टकराव के कारण विलय के कण, ध्यान रखना, एक ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण आपस में टकराते रहते हैं और उस टकराव के कारण विलय के कणों का गति दाएं बाएं ऊपर नीचे यानी कि रैंडम मोशन होते रहता है। इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। नहीं तो कणों के बीच में टकराव होना चाहिए, नहीं, कणों के बीच में टकराव होना चाहिए और कण इधर उधर घूमने चाहिए, ध्यान रखना है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए विलायक उसको जो है आराम से उसको अपने से पकड़े रहते हैं और आराम से जहां मन करे विलायक घुमाते हैं। वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण से एक कण का दूसरे कण से जल्दी मुलाकात नहीं होता है, उनको विलायक के कण ही घुमाते हैं। कौन घुमाता है? विलायक के कण। तो ब्राउनी गति जो है ये वास्तविक विलयन के कण नहीं दिखाते हैं, ब्राउनी गति सामान्यतः नहीं दिखाते हैं। नहीं, यहां आ जाइए, कोलाइडी कण दिखाते हैं, यानी इनके कणों के बीच में टकराव होता है। ठीक है, ये दिखा सकते हैं लिखा हुआ है, तो फिर वही बात आ गया। दिखा सकते हैं का मतलब होता है कि जब इनको हिलाते रहिएगा निलंबन वाले को तो ये ब्राउनी गति दिखाएंगे, नहीं इनको स्थान छोड़ दीजिएगा तो ये ब्राउनी गति नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना है। चलिए विसरण, तो विसरण तीव्र गति से होता है। विसरण का मतलब आप पढ़ चुके हैं विलयन चैप्टर में। नहीं, विसरण का मतलब होता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विलायक या विलय का प्रवाह होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विलायक या विलय का प्रवाह होता है, उसी को विसरण कहते हैं। नहीं, तो ये प्रक्रिया जो है वो वास्तविक विलयन में तीव्र गति से होता है। ठीक है, क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ये आसानी से मेम्ब्रेन से तेजी से पास करते हैं, ध्यान रखना है। इसमें विलय के कणों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होगा तो यहां भी विसरण होगा लेकिन धीमी गति से होगा। एनिमल मेम्ब्रेन से पास करने का स्पीड का क्या होगा? कम होगा। निलंबन नहीं होगा, कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, जितना एनिमल मेम्ब्रेन पर छेद होगा वो सब छेद पर जाकर बैठ जाएंगे, छेद बंद कर देंगे। जब छेद बंद हो जाएगा तो क्या प्रवाह होगा? नहीं होगा, तो इनमें विसरण नहीं होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आया? किसी को भी दिक्कत है? ठीक है, तो आप लोग ये सब याद करके आएंगे।